तो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक से विच इज़ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। इस वीडियो में हम ये टॉपिक और इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक जो कि न्यूक्लियस है वो कवर करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में सीलिया एंड फ्लैजेला तक ख़त्म हो गया था, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। अब तुम्हें इतना तो पता होगा कि सेंट्रोसोम का एक मेजर रोल होता है सेल डिवीजन के वक्त, राइट? कि सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ ऐसे अटैच होके उनको फिर अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये क्या है? दीज आर सेंट्रोसोम, जो कि सेल की पोल्स में, ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। फिर ये इनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर फाइबर्स। इनके थ्रू ये काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो गए, राइट? और इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल डिवीजन वाले चैप्टर में कि होता क्या है सेल डिवीजन में। बस एक बारी के लिए इतना ध्यान रखना, जो सेंट्रोसोम हमारी एक इस ऑर्गेनेली का मेजर फंक्शन सेल की डिवीजन में होता है। फिर उन्होंने क्या, दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। अमॉर्फस का मतलब होता है जिसकी कोई शेप, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कुछ नहीं है। अमॉर्फस मटेरियल मतलब जिसकी कोई शेप नहीं है। यहाँ देखो इस डायग्राम में, तो ये एक सेंट्रोसोम है, ठीक है? ये सेंट्रोसोम है। इस सेंट्रोसोम के अराउंड जो ये मटेरियल है ना, इसको कह रहे हैं अमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है? ये मैंने डायग्राम इसलिए अटैच किया है कि आप याद रख सको कि पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल था क्या। पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल के बीच में हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है? Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like cartwheel। तो हमने इतना देख लिया, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो दो सेंट्रियोल से बने होते हैं, और ये जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े होते हैं, लाइक। और जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं इनकी अपीयरेंस कैसे की होती है? कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस। ये इस डायग्राम से समझो, ये एक सेंट्रियोल है, ठीक है? ये क्या है? एक सेंट्रियोल है। ऐसे का ही एक और सेंट्रियोल होगा, दोनों परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? सेंट्रोसोम। तो ये दिख रही है, ये सेंट्रियोल की अपीयरेंस कैसी है? कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. The adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by the radial spokes made of protein. अब ये सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट में अरेंज होते हैं। ये क्या है? फिब्रिल्स, जो किसके बने हुए हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो ये फिब्रिल्स जो कि ट्रिपलेट्स में अरेंज हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। उसके बाद ये सेंटर प्रोटीनेशियस पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? हब। तो ये ट्रिपलेट आपस में भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और ये जो हब है उसके साथ भी लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स जिसको हम कह देते हैं, ठीक है? एक बारी दोबारा देख लें कि जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स है अभी मैंने दिखाया, वो भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और ये ट्रिपलेट्स जो प्रोटीनेशियस हब है उसके साथ भी लिंक्ड है। किसकी मदद से? रेडियल स्पोक की हेल्प से। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ये मैंने स्पिंडल फाइबर वाला पॉइंट अभी आपको समझाया, ये देख लो। ये मैंने पिछले वाली वीडियोस में जब हमने सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़ा था तो मैंने डायग्राम शो की थी कि कैसे जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो बेसल बॉडी फॉर्म कर रहे हैं। 2 मिनट, यहाँ देखो, ये एक सीलिया या फ्लैजेला का ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये देखो, इसकी जो रूट है क्या है? ये बेसल बॉडी, जो किससे बनी है? सेंट्रियोल से। एक बार रिवाइज कर लें। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले जो सेंट्रोसोम होता है ना, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? सेल डिवीजन में रोल होता है। स्पिंडल फाइबर के थ्रू ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है वो 2 सेंट्रियोल्स का बना होता है, और जो हमारे पास सेंट्रोसोम होता है ना, वो अमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल के बीच में प्रेजेंट होता है। दोनों सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल की अपीयरेंस मैंने दिखा दी, कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस होती है। 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स का ये बना होता है, और वो पेरिफेरल फिब्रिल्स किसके बने हैं?
ट्यूबुलिन प्रोटीन के। याद रखना सेंट्रियोल्स में 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स थे। ये देखो ये 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स हैं। ये फिब्रिल्स बने किसके हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये जो फिब्रिल्स हैं ये आपस में भी लिंक्ड है और ये फिब्रिल्स बीच में प्रोटीनेशियस हब के साथ भी लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। हर एक फिब्रिल एक ट्रिपलेट है। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड। सेंट्रल पोर्शन क्या है? हब and connected with the tubules with the help of radial spokes. Centriole form the basal body of cilia and flagella और spindle fiber को आपको बताइए spindle fiber centrioles के साथ attached होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल हुआ खत्म। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस। Nucleus has a cell organelle. Nucleus has a cell organelles was first described by Robert Brown. ये मैंने जो सेल वाला चैप्टर कराया था ना मैंने, इसी की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस साइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831. लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग. ये क्रोमैटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन को नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने. न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. द इंटरफेस न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, has highly extended and elaborated nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli. अब मेरी बात सुनो, अभी उन्होंने क्या कहा है कि जब हमारा सेल डिवाइड, ये आपको मैंने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा देना है, पर मैंने आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, मतलब नॉन डिवाइडिंग फेस या इंटरफेस में होता है ना, तो तब न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, वो ऐसे बिल्कुल डिस्पर्स्ड होता है। वो जो हम टिपिकल क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर देखते हैं ना, उस फॉर्म में नहीं होता, बिल्कुल बिखरा हुआ होता है। ठीक है, उन्होंने यही कहा है, व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। फिर उसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जैसे साइटोप्लाज्म भी एक मैट्रिक्स है जो कि सेल का मैट्रिक्स है, वैसे न्यूक्लियस का मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। एंड एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। ये देखो, दिस इज न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर फॉर्म है न्यूक्लियोलस. Electron microscopy has revealed that nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between them called perinuclear space. तो न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस. Form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. ये तो बेसिक सी चीज़ क्लियर होगी. न्यूक्लियर एनवलप का वहाँ पर रोल क्या है कि वो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल और साइटोप्लाज्म के बीच का बैरियर फॉर्म कर रहा है. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosomes on it. जिसने मेरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली वीडियो देखी है, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर एनवलप की कॉन्टिन्यूटी में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता. ये मैंने तब भी बताया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. आगे देखते हैं. एंड अब ये तो पता ही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होंगे? राइबोसोम्स होंगे. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores, which are formed by the fusion of its two membranes. तो जो वो कह रहे हैं, न्यूक्लियर एनवलप के पास ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो बने कैसे हैं? जब दोनों मेम्ब्रेन्स जहाँ जहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्यूज हुई है ना, वहाँ पर वो पोर्स बन गए हैं. तो इन पोर्स के कारण कॉन्टिन्यूटी ऑफ न्यूक्लियर एनवलप डिस्टर्ब हो गई. दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. अगर वहाँ पर पोर्स प्रेजेंट है तो उनका कोई फंक्शन तो होगा, और फंक्शन भी क्या होगा? किसी ना किसी चीज़ का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट. तो वो किसकी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं? आरएनए एंड प्रोटीन. दोबारा बोल रही हूँ, अगर न्यूक्लियर एनवलप के पास पोर्स है तो पोर्स बनाए हैं तो किसी काम के लिए है ना. क्या ही काम होगा वहाँ पर उन पोर्स का? एक्सचेंज बोलो या ट्रांसपोर्ट इस साइड से उस साइड तक. किनका ट्रांसपोर्ट? आरएनए एंड प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं वो पोर्स. ठीक है. Normally there is only one nucleus per cell,
Variations in the number of nuclei are also frequently observed. Can you recollect names of the organisms that have more than one nucleus per cell? Some mature cells even lack nucleus. Example, erythrocytes of many mammals and sieve tube cells of the vascular plants. तो कितना न्यूक्लियस का नंबर होगा ये सेल बाय सेल वेरी करता है. अब कई सेल्स में मोर देन वन न्यूक्लियाई भी हो सकता है और कई सेल्स एग्जांपल इरिथ्रोसाइट्स एंड प्लांट्स के केस में सीव ट्यूब सेल्स जो कि वेस्कुलर टिश्यू के होते हैं तो उनके केस में तो इवन वन न्यूक्लियाई भी नहीं होता. नॉर्मल कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सेल में? वन. किसी में वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कुछ एग्जांपल जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता. The nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleolus and the chromatin. अब इतना तो पता है ना, हमारा जितना क्रोमैटन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल वो सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, है ना. तो न्यूक्लियस जैसे सेल का मैट्रिक्स को हमने कहा था साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के हम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म. वो न्यूक्लियोप्लाज्म किस किस चीज़ का बना है? एक तो उसमें न्यूक्लियोलस है जो हमने अभी पढ़ा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बीच में प्रेजेंट होगा सेल के बीच में, ये वाला, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस. और उसके अलावा क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है. द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. तो जो न्यूक्लियस के बीच का न्यूक्लियोलाई है जो कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, पिक्चर में दिख रहा है ये, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन. देयरफॉर जो इसका मटेरियल है वो जो न्यूक्लियस है उसके मटेरियल की साथ कॉन्टीन्यूटी में है, उनके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए दोनों का मटेरियल कॉन्टीन्यूस है एक दूसरे के साथ. It is a site for active ribosomal RNA synthesis, large and more numerous nuclei. Okay, first of all एक उन्होंने फंक्शन बता दिया न्यूक्लियोलाई का कि it is a site for active ribosomal RNA synthesis. ठीक है, जिससे राइबोसोम्स बनने हैं उस RNA की सिंथेसिस कहाँ पर हो रही है? न्यूक्लियोलाई में. Larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out प्रोटीन सिंथेसिस. जो सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस लार्जर अमाउंट में हो रही है उनके पास ज़्यादा एंड बड़े न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे. एक बार इनको रिवाइज कर लें, ये लास्ट टॉपिक था, एक बार इसको नोट से कवर कर लेते हैं. तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में. एंड फिर क्रोमैटिन जो नाम है वो किसने दिया था? फ्लेमिंग ने. इंटरफेस में न्यूक्लियस हैज़ एक्सटेंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन. इंटरफेस मतलब जब सेल रेस्टिंग स्टेट में होता है ना तब हमारा जो क्रोमैटिन मटीरियल होता है वो बिल्कुल डीकंडेंस्ड स्टेट में होता है. ये एक तो हमें पता है क्रोमोसोम्स जो एक हमारे पास टिपिकल क्रोमोसोम्स होते हैं जो कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं जिनकी हमें बॉडी अच्छे से दिख रही होती है, वो कब? जब सेल ने डिवाइड होना होता है. अदरवाइज न्यूक्लियस के बीच में जो क्रोमोसोम के फाइबर्स मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है. फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और न्यूक्लियोलाई होता है न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियर एनवलप है वह डबल मेम्ब्रेन होता है. उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस को हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस. ये मेम्ब्रेन्स बैरियर की तरह एक्ट करती है. ठीक है, और फिर जो आउटर मेम्ब्रेन है ना वो एंडोप्लाज्मिक, कौन सा एंडोप्लाज्मिक? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टीन्यूटी में होती है. फिर इन कॉन्टीन्यूटी ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, वो जो मैंने बताया था जहाँ जहाँ इनकॉन्टीन्यूस है मतलब जहाँ जहाँ पोर्स प्रेजेंट है वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन्स की फ्यूजन हुई है. और उन पोर्स के थ्रू मैंने कहा था कुछ तो उनका फंक्शन होगा ना. वो पोर्स अगर वहाँ प्रेजेंट है तो क्या फंक्शन होगा? एक ही है जो दिमाग में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट. किन की ट्रांसपोर्ट? RNA एंड प्रोटीन्स की. ये अभी हमने पढ़ा कि एक तो राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करा रहा है न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियोलाई इज द साइट ऑफ राइबोसोमल RNA सिंथेसिस. एक हमने दूसरा अभी पढ़ा NCERT में, क्या पढ़ा? कि उन सेल्स में जो न्यूक्लियोलाई है वो लार्जर होंगे और उनका नंबर ज़्यादा होगा जो एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. एंड एग्जाम्पल्स विच लैक न्यूक्लियस आर RBC इन एनिमल्स एंड सीव ट्यूब्स इन प्लांट्स.
फिर न्यूक्लियोप्लाज्म किस किस का बना है, न्यूक्लियोलाई का एंड क्रोमेटिन का। न्यूक्लियोलाई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है एंड इट्स कंटेंट इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटीन सिंथेसिस। उन सेल्स में ज़्यादा नंबर होगा, ज़्यादा लार्ज होंगे जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिव है। ये तो समझ आ गया ना राइबोसोमल आरएनए मतलब कि, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास आरएनए होता है, जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए राइबोसोमल आरएनए, जिन आरएनए ने राइबोसोम्स को बनाना है वो बन कहाँ पर है, न्यूक्लियोलस में। तो आप यहाँ से एक चीज़ रीज़न फाइंड आउट कर सकते हो कि इसलिए हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट थे वो न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूटी में है, क्योंकि वो जो राइबोसोम्स को बनाने वाला न्यूक्लियस तो वहीं बैठा है, इसलिए उसके साथ कॉन्टिन्यूटी में है। आई होप जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।